जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन तंत्र जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो श्वसन तंत्र जो होता है, जो उसमें सांस, श्वसन तंत्र क्या है, बहुत सारा, कोई तंत्र कब बनता है, जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है, एक तंत्र का निर्माण होता है, सिस्टम बनता है। तो जो श्वसन होता है इसमें मुख्य रूप से जो भाग लेता है वो क्या लेता है, ऑक्सीजन, जिस कारण इस क्रिया को ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है कि इस क्रिया में, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो श्वसन तंत्र में किस प्रकार की क्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब ऑक्सीकरण होगी मतलब जब आप सांस लेंगे, इस तरीके से जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन शरीर के भिन्न सब, मतलब प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचता है तो कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल भूखा रहता है। जैसे ऑक्सीजन उसके पास जाएगा तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा एटीपी। एटीपी को कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिससे क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। जब शरीर में ऊर्जा बनेगा तो ऊष्मा निकलेगा, शरीर से हीट जनरेट होगा। जब ऊर्जा बनेगा तो हीट जनरेट होगा। तो इस क्रिया में, श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बनता है और ऊर्जा और ऊष्मा बनता है, जिसकी वजह से हम लोगों का शरीर क्या रहता है, तो गर्म रहता है। अगर हम लोगों की शरीर में कंटिन्यू ऊष्मा और ऊर्जा न बने तो शरीर धीरे धीरे क्या होगी, ठंडा पड़ने लग जाएगी। यानी कि अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगी। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी शरीर बिल्कुल क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। उसके बाद ये जो श्वसन की क्रिया होती है यह अपचयी क्रिया होती है। अपचयी मतलब होता है मेटाबॉलिक, इसको क्या कहते हैं, तो कैटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। अपचयी क्रिया को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्रिया में क्या होती है कि मतलब तोड़ने फोड़ने का जो काम होता है वो क्या होता है, तो कैटाबॉलिक होता है। यानी कि अगर किसी का ब्रेकअप हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो कैटाबॉलिक होता है। जब पहले पेचअप होगा तो क्या होगा, वहां पे एनाबॉलिक होगा। एनाबॉलिक में क्या होता है, जुड़ता है, और ब्रेकअप में क्या होता है, तो कैटाबॉलिक, यानी कि टूटता है, बिखरता है। अब हम लोग बात करें श्वसन अंग के बारे में कि श्वसन अंग क्या क्या है। श्वसन अंग किन किन प्राणियों में किस तरीके का श्वसन अंग होता है, वो किस किस चीजों से सांस लेते हैं। तो अब इसमें पहला हम लोग देखेंगे स्तनधारी। स्तनधारी जैसे हम लोग हैं, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। तो स्तनधारी किससे सांस लेते हैं, तो वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। जैसे मनुष्य हो गया मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब जो मेढक, ये सब क्या है, स्तनधारी। बकरी, ये क्या है, स्तनधारी है। तो ये किससे सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं। यानी कि जितने भी स्तनधारी होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि कीट किस तरीके से सांस लेते हैं। तो कीट में जैसे आप लोग तिद्दा देखे होंगे, तिद्दा हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब जो है वो कीट की श्रेणी में आते हैं। और जो कीट होते हैं वो सांस लेते हैं किस चीज से, तो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। अभी हम आपको ट्रैकिया के बारे में बताएंगे कि ट्रैकिया जो होती है, जिस जंतु के शरीर में ट्रैकिया बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, जहां जहां पे ट्रैकिया होगी वो वहां वहां से सांस ले सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि जली जीव का। तो जली जीव में जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब किस चीजों से सांस लेते हैं, तो ये सांस लेते हैं गिल्स की वजह से। गिल्स यानी कि गलफरा। जब मछली आप लोग हाथ से पकड़ेंगे तो उसकी आंख के बगल में जो बना रहता है वो होता है उसका फेफड़ा। इंग्लिश में उसको गिल्स कहा जाता है।
तो मछलियां किससे सांस लेती हैं? गिल्स से सांस लेती हैं। या फिर ऐसा जीव जंतु जो पानी में बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं, वो किससे सब सांस लेंगे? तो गिल्स यानी कि गलफरे से सांस लेते हैं। अब मेढक भी क्या करता है? मेढक का बिल्कुल मौज ही मौज है। ये मेढक कहता है हम कहीं भी रहेंगे तो हम सांस ले लेंगे। किस तरीके से मेढक सांस लेता है, अब इसको हम लोग समझे। तो मेढक जो सांस लेता है वो 3 तरीके से लेता है। फेफड़ा से भी सांस लेता है, गिल्स से भी सांस लेता है और ट्रैकिया से भी सांस लेता है। अब मेढक कब गिल्स से सांस लेता है उसके बारे में हम लोग समझे। मेढक क्या होता है, बरसात के मौसम में पानी में चला जाता है। जब वो पानी में चला जाता है तब उस टाइम वो गिल्स से सांस लेता है। उसके बाद एक होता है मेढक का बच्चा, जिसको तेदपोल कहते हैं, यानी कि गांव में देसी भाषा में घिघैया मछली कहते हैं उसको। तो घिघैया मछली जो होती है, उसमें जो वो घिघैया मछली जो बिल्कुल छोटी छोटी मछली के जैसे होती है, तो वो किससे सांस लेती है? तो वो गिल्स से सांस लेती है। बिल्कुल जब आप उसको देखेंगे घिघैया मछली को, तो वो बिल्कुल मछली के जैसा ही दिखेगा। तो वो मेढक का बच्चा होता है, तेदपोल उसको इंग्लिश में कहा जाता है। वो किससे सांस लेता है? तो गिल्स से सांस लेता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें ट्रैकिया से मेढक कब सांस लेता है। तो मेढक क्या है? मेढक एक एम्फीबियन प्राणी है, यानी कि उभयचर, जो जल में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है और जमीन के अंदर भी रह सकता है मेढक। तो जब गर्मी का मौसम आता है उस टाइम मेढक आपको कहीं देखने के लिए नहीं दिखाई देगा। तो वो मेढक गया कहाँ? तो मेढक चला जाता है जमीन के अंदर, बिल में घुस जाता है मेढक। जब मेढक बिल में घुस जाता है तब उस टाइम मेढक सांस लेता है किससे? ट्रैकिया से। ट्रैकिया क्या होता है कि मेढक का जो त्वचा होता है उस पूरे त्वचे पे होता है ट्रैकिया, जिसकी वजह से मेढक जमीन के अंदर रहता है। तो ट्रैकिया से बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है जहाँ पे जमीन के अंदर, वहां भी वो सांस ले पाता है और जीवित रहता है। अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद से हम लोग समझेंगे कि श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जो हम लोग सांस जो लेते हैं, इसे पहले हम ऑक्सीजन हवा को अंदर खींच रहे थे, उसके बाद से हवा को क्या किए? बाहर छोड़े, जैसे इस तरीके से। तो इस हवा को लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। इंग्लिश में इसको ब्रीदिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। हिंदी में श्वासोच्छ्वास। अब इसमें 2 क्रिया होती है। एक होती है कि आप जब हवा को अंदर खींचते हैं, जब आप हवा को अंदर खींचते हैं तो मतलब हवा को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है निश्वसन। निश्वसन इंग्लिश में इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। यानी कि जब आप हवा अंदर लेंगे, इसे अंदर ले लिए, तो इसको कहा जाएगा इंस्पायरेशन। और जब आप हवा को बाहर छोड़ेंगे इसे, तब इसको कहा जाएगा एक्सपायरेशन। एक्स का मतलब छोड़ना, एक्स का मतलब छोड़ना, और इन का मतलब क्या होता है? अंदर लेना। एक्स मतलब बाहर करना, इन मतलब अंदर करना। तो एक्सपायरेशन को हिंदी में कहते हैं निःश्वसन, निःश्वसन। और इंस्पायरेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हिंदी में क्या कहते हैं? निश्वसन। और एक्सपायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निःश्वसन। तो सांस लेने की और बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग की क्रिया कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो जब हम जब सांस को अंदर ले रहे होते हैं, यानी कि जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो हवा में बहुत सारी गैस होती हैं। ये तो है नहीं कि हमारी नाक जो होगी वो केवल ऑक्सीजन को खींचेगी, तो वो बहुत सारे गैसों को एक साथ में खींचती है। तो अब वायुमंडल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस के बाद से क्या है? ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद से CO2 है। तो जब आप खींचेंगे हवा को साथ में तो तीनों गैस जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना जाता है? 78%। ऑक्सीजन कितना जाता है? 21%। और फिर CO2 कितना जाता है? तो 0.03% CO2 जाता है। और भी सारे गैसें होते हैं। तो 78 और 21 कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 99 पॉइंट समथिंग % हो गया। बाकी 1% में बहुत सारे हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत से गैस हवा में रहते हैं। तो वो सब भी अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने वाला, अब अंदर किसको रखा जाएगा वो मुख्य रूप से क्या है? तो ऑक्सीजन। अब देखिए, जब हम लोग निःश्वसन करते हैं, जब सांस को छोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन सा गैस छूटता है? तो नाइट्रोजन जितना लेंगे उतना ही, जितना आप खींचे हुए हैं उतना ही क्या करेंगे? वापस छोड़ देंगे बाहर।
उसके बाद से ऑक्सीजन आप 21% ले रहे थे तो 4% को क्या किए, अपने अंदर रख लिए और बाकी 17% को बाहर एग्जिट कर दिए। उसके बाद से CO2 को 0.03% ले रहे थे, लेकिन अब CO2 बाहर कितना निकलेगा, तो 4% CO2 बाहर निकलेगा। वो कैसे निकलेगा अभी आपको जब मैं इस फिगर के बारे में पूरा बताऊंगा तब आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो हम लोग सांस लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2। जब छोड़ते हैं तो उसमें क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 को छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कुछ मात्रा क्या करते हैं, अपने अंदर बॉडी के अंदर रख लेते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सांस लेते रहते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन बनी रहती है। अब हम लोग समझेंगे इस फिगर के बारे में, तब तक हम इसको मिटा के और इस फिगर के बारे में कुछ चीजें लिख देते हैं। लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा अंग शामिल होता है। जब बहुत सारे अंग को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है, तो उसी को कहते हैं श्वसन तंत्र। यानी कि हम लोग का जो श्वसन तंत्र है वो बहुत सारे अंगों के आपस में मिलने से बना हुआ है, जिसको कहेंगे क्या, श्वसन तंत्र। अब इसी श्वसन तंत्र में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा अंग भाग ले रहा है। तो सबसे पहले नसिका, ये जो है अपना, ये क्या है, नाक है, इसी को क्या कहते हैं, नसिका। नसिका सबसे पहले, नसिका यानी कि जब ऑक्सीजन आएगा तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, नसिका में। अब ये नसिका का ऐसे उछला जाएगा, इसे दबाएंगे दब जाएगा, लेकिन इसके जस्ट ऊपरा वाला दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, तो इसको कहते हैं नसिका कैविटी। नसिका कैविटी यानी कि नसिका गुहा के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो ये दब रहा है इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो भाग है आंख के पास का, ये क्या है, नसिका कैविटी। अब यहाँ तक ऑक्सीजन चला गया। अब नाक में क्या होता है कि बाल होता है। वो बाल क्यों होता है, तो हवा के साथ अगर छोटा मोटा कोई कोई कण आ रहा है तो उसको क्या करता है, वो रोकने का काम करता है। इसके लिए नाक में क्या होता है, बाल होता है। अब ऑक्सीजन यहाँ से थोड़ा सा फिल्टर होके बड़ा बड़ा जो कण होगा इसमें, वो यहीं पे रुक जाएगा। इसके बाद जाता है कहाँ, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। इसी वजह से जब सर्दी हुआ रहता है तो उस टाइम जब आदमी सांस लेता है तो जितने भी कण होते हैं, जब गीला रहता है नाक, तो वो बाहर ही चिपक के उसी गीले में रुक जाते हैं और केवल हवा बस जाती है अंदर। तो जब हवा अंदर जाती है, उसके बाद से जब ये हवा अंदर जाती है ऊपर की तरफ, तो जाके गले में, ये जो गला है यहाँ पे आके, और मुंह और नाक का दोनों जो होल है वो एक जगह पे जाके मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फायरिंग कहते हैं उसको। जब एक जगह पे मिलता है दोनों चीज तो उसको क्या कहते हैं, फायरिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पे ये हवा जाके मिल रहा है और आप अगर मुंह से हवा लेंगे, ऐसे अगर नाक हम बंद कर देंगे तब मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो हम लोग सांस लेते हैं नाक से। तो मुंह का और नाक का कहीं पे जाके जो नली है वो मिली होगी, तो जहाँ पे नली मिली रहती है उसको क्या कहते हैं, फायरिंग कहते हैं। उसके बाद से उसके जस्ट नीचे, जब फायरिंग के जस्ट नीचे जाएंगे तो मुंह से हम लोग खाना खाते हैं, खाना भी उसी रास्ते से नीचे जाता है, गले के अंदर जाता है, उसी रास्ते से हवा भी जा रहा है। तो खाना खाते टाइम भी तो हम लोग सांस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सांस नहीं लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो फायरिंग था ये गले में आके आपके यहाँ पे जो फायरिंग था इसके जस्ट नीचे होता है लेयरिंग। लेयरिंग जो होता है वो क्या होता है कि एक ढक्कन के जैसे होता है। लेयरिंग कैसा होता है, एक ढक्कन के जैसे होता है जो खाना को अलग डिवाइड कर देगा और हवा को अलग कर देता है, जिससे खाना खाते टाइम भी हम लोग सांस ले लेते हैं। ये ढक्कन क्या होता है, जब आप बोलेंगे, और यही ये जो लेयरिंग वाला जो ढक्कन है इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जब आप बोलते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से आवाज बाहर निकलती है। तो जब कभी भी आप खाना खाते टाइम बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाना का कुछ हिस्सा चला जाता है फेफड़े में। जब वो फेफड़े में चला जाएगा हवा के साथ में तो आप तुरंत लगेंगे खांसने, खूब ज्यादा एकदम खोखेंगे, बहुत ज्यादा। तब तक खोखेंगे जब तक वो फेफड़ा में से बाहर नहीं निकल जाएगा, क्योंकि फेफड़े के अंदर बस और बस हवा रह सकता है, बाकी कोई फेफड़े के अंदर रह नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पहले के लोग होते थे वो कहते थे कि खाने के टाइम में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो खाना फेफड़े में चला जाएगा और आप खूब ज्यादा खोखेंगे, खोखते खोखते बीमार पड़ जाएंगे, नहीं निकल पाएगा अगर खाना तो फिर ऑपरेशन करवा के निकालना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे।
उसके बाद से क्या होती है, अब लेयरिंग तो क्या किया, खाना को अलग कर दिया, हवा को अलग कर दिया, आवाज भी निकाल रहा है लेयरिंग। इसके बाद जो एक नली होती है जिसके रास्ते से जाता है हवा अंदर, उसको कहते हैं ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया होती है, ये जहां तक ट्रैकिया रहेगा वहां तक इंसान बहुत आराम से हवा लेके जाएगा। लेकिन ये ट्रैकिया बनी होती है चमड़ी की, तो चमड़ी क्या होगी, अगर इसको फैला के नहीं रखेंगे तो ये चिपक जाएगी। जब चिपक जाएगी तो हवा अंदर नहीं जाएगा इसमें। तो इसको चिपके ना, इसके लिए क्या होता है कि इसमें रिंग के जैसे वलय बना होता है। ये जो वलय होता है ये हड्डी का नहीं होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे ये कान है ना, कान हमारा, इसको जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगा और फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे तो अपनी जगह पे चला जाएगा। तो ये कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि अगर कान को आप ऐसे मोड़ेंगे या फिर खींचेंगे तो खींचेगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो इसी प्रकार ये जो बना हुआ है, रिंग जो बना हुआ है ट्रैकिया में, ये भी कार्टिलेज का होता है। तो जब कब ये क्या करता है, बस गले में जो नली होती है उसको चिपकने से बचाता है, चिपकने नहीं देता है। और अगर जरूरत पड़ती है तो ये फैल भी जाएगा और सिकुड़ भी जाता है। इसके बाद से जो आप हवा अंदर खींचे हुए थे नाक के रास्ते, वो आता है आपके फेफड़े में। ये फेफड़े का शेप हम बनाए हुए हैं, इसमें बहुत सा, यहाँ पे देखिए ट्रैकिया नाम लिखा हुआ है। इस फेफड़े के शेप में जो दाल के जैसे जो दिख रहा है, ये ट्रैकिया ही है। अभी ये सब ट्रैकिया ही है और ये ट्रैकिया ही है। इसके बाद से इस ट्रैकिया से बहुत से पतली पतली नली निकली रहती है, उसको कहते हैं ब्रोंकियोलेस। जिस प्रकार से एक मेन पेड़ होता है और उसके बहुत से डालियां होती हैं, तो इसी प्रकार से ट्रैकिया के फेफड़े में जाकर के बहुत से ब्रोंकियोलेस होती हैं। ब्रोंकियोलेस क्या है, ट्रैकिया के लिए दांत के समान है, यानी कि ब्रांचेज के जैसे हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोंकियोलेस। अब ये ब्रोंकियोलेस के बाद क्या होता है, ये ब्रोंकियोलेस है। अब इसमें यहाँ गोल गोल बना रखे हैं हम, ये एल्वियोली है। मुख्य रूप से श्वसन में जो भाग लेने वाला अंग होता है वो क्या होता है, तो एल्वियोली। एल्वियोली फेफड़ा के साथ में एल्वियोली के पास लास्ट में ऑक्सीजन जो होता है फेफड़े से एल्वियोली में चला जाएगा। एल्वियोली को वायु कोष्ठ कहते हैं, वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठ, जहाँ पे ऑक्सीजन जाके रुकता है। अब इसके बाद से क्या होता है कि ये जो एल्वियोली है, यहाँ तक इसके पास आया रहता है खून। एल्वियोली के पास क्या आया रहता है, खून। और खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम Hb से लिख दें। खून में क्या, एल्वियोली क्या है, वायु कोष्ठ है, इसमें ऑक्सीजन जाके रुका हुआ है, ये छननी के जैसे काम करेगा। और यहाँ पे क्या रहता है, एल्वियोली के पास क्या रहता है, खून रहता है, खून। तो जैसे ही ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचता है तो ये हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या एकदम टुकुर टुकुर देखता रहेगा एल्वियोली के पास कैसे कब ऑक्सीजन आएगा। जब एल्वियोली के पास ऑक्सीजन आ जाता है तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन सबको बता देगा, अरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आई लो, ऑक्सीजन आई लो, जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो। तो जितने भी हीमोग्लोबिन होते हैं खून में, वो सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ना शुरू करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। जब ये अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन किस में चला गया, अब खून में चला गया। हीमोग्लोबिन खून में था तो ऑक्सीजन को भी पकड़ के किस में लेके चला गया, खून में लेके चला गया। अब इसमें बहुत सारा गैस भी तो आया हुआ था ऑक्सीजन के साथ, ये नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, हाइड्रोजन था। अब ये क्या होगा, तो ये जो एल्वियोली रहता है, एल्वियोली जो है ये कहता है भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम जल्दी भाग जाओ यहाँ से। तो ऑक्सीजन तो रुक जाता है एल्वियोली में, अब नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब तुरंत भाग जाते हैं। भागते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सांस को उस टाइम छोड़ते हैं, इनको भगा देता है एल्वियोली। अब जो शुद्ध रूप से ऑक्सीजन बचता है वो चला जाएगा खून में, और खून क्या होता है, शरीर के पूरे भाग में जाता रहता है, कनेक्ट रहता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है खून। तो शरीर के पूरे भाग में खून क्या होता है, जाता आता रहता है, कनेक्ट रहता है। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन खून में रहता है और ये ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ा हुआ है, ये ले जाके दे देता है किसको, कोशिका को। कहता है कोशिका तुम लो तुम लो तुम लो, सबको बांटता है, कहता है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऑक्सीजन ले, हम ऑक्सीजन लाए ऑक्सीजन लाए। तो जैसे कोशिका पाता है ऑक्सीजन को तो वो क्या करता है,
कोशिका जैसे ऑक्सीजन को पाता है तो उसके अंदर बैठा रहता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन के लिए भूखा रहता है, कहता है जल्दी दो हमको, जल्दी दो, हम जल्दी दो नहीं तो मर जाएंगे। माइटोकांड्रिया क्या कहता है, जल्दी ऑक्सीजन दो हमको नहीं तो हम मर जाएंगे। तो खून से ऑक्सीजन कोशिका में जाता है, कोशिका देता है किसको, माइटोकांड्रिया को। अब माइटोकांड्रिया क्या करता है, तुरंत उससे ऊर्जा बनाता है। उस ऊर्जा को कहते हैं एटीपी। एटीपी एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट का निर्माण कौन कर रहा है, माइटोकांड्रिया। अब यही होता है ऊर्जा। अब ये ऊर्जा आपके शरीर में बनेगा, कोशिका ऊर्जा बनाएगी, आपको शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तब आप दौड़ेंगे। अगर कोशिका ऊर्जा नहीं बनाएगी तब मुरझा जाएंगे। क्या होगा, मुरझा जाएंगे। अब हम लोग आगे फिर समझते हैं कि अब तो कोशिका ऊर्जा बना दी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हीमोग्लोबिन जो था खून में, जो हीमोग्लोबिन है Hb, ये क्या करता है कि अगर ऑक्सीजन के साथ कभी कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या हुआ, CO चला गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो है हीमोग्लोबिन जो है बहुत बड़का चुत्ता होता है हीमोग्लोबिन। ये क्या करेगा हीमोग्लोबिन, ये कहता है ऑक्सीजन तुम जिंदगी भर हमारा साथ निभाओगे, हमको जिंदगी भर का साथ नहीं चाहिए, पल भर का साथ चाहिए। तो क्या करता है, CO दूध है बहुत ज्यादा सुंदर रहता है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि CO के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी क्रिया कर जाता है हीमोग्लोबिन, किसके साथ, CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को ये लेके जाएगा हीमोग्लोबिन खून में, तो माइटोकांड्रिया क्या करेगी, इसको तो हीमोग्लोबिन से ऊर्जा, कार्बन मोनोऑक्साइड से ऊर्जा बनाएगी नहीं, उसको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो कोशिका ऊर्जा बनाएगी नहीं, ऊर्जा नहीं बनाएगी तो क्या होगा, शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा। अगर कंटिन्यू ही कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में जाता रहेगा तो क्या होगा, बिल्कुल ऊर्जा नहीं बनेगा और क्या होगा, आदमी मर जाएगा। तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट किसके साथ करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। लेकिन कोशिका को किसकी जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अब एटीपी कैसे बना, तो ऑक्सीजन के साथ कौन क्रिया करता है, माइटोकांड्रिया क्रिया कराती है, ग्लूकोज को तोड़ती है और बना देती है क्या, एटीपी। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि किस तरीके से अपना श्वसन अंग काम करता है। श्वसन अंग में मुख्य रूप से जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, फेफड़ा होता है मुख्य रूप से श्वसन अंग। अब हम लोग देखें कि जब श्वसन अंग किन किन चीजों से प्रभावित होता है, यानी कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं सांस की वजह से, तो उसको हम लोग समझते हैं। अब जिन लोगों को टीबी हो जाती है, टीबी में क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया होती है, वो क्या करती है, इस फेफड़े पे पूरी तरीके से छाप लेती है। जिस तरीके से दीवार पे काई लग जाता है, हरा हरा दिखने लगता है, उसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया जो होती है फेफड़े को पूरी तरीके से छाप लेती है। जब पूरी तरीके से वो छाप लेगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा खांसी आएगा, सांस नहीं ले पाएंगे सही से। तो खांसी आते आते आदमी शरीर मुंह से खून निकलने लगता है और खून बोकर बोकर के मर जाता है। किस कंडीशन में, टीबी की कंडीशन में। इसी प्रकार से जो कोरोना है, कोरोना भी क्या करता है, फेफड़े को पूरी तरीके से, सबसे पहले वो फेफड़े को प्रभावित करता है कोरोना। तो कोरोना में भी आदमी क्या होता है, मर जाता है, सांस नहीं ले पाता है सही से, इसीलिए उसको तुरंत वेंटिलेटर पे लेके जाया जाता है ताकि वो सांस ले सके। उसके बाद से छोटे बच्चों में क्या होता है, निमोनिया। तो निमोनिया भी फेफड़े में होने वाली ही बीमारी है। उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जब बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, तो उनको हो जाता है निमोनिया, और उसमें भी प्रभावित होता है क्या, तो फेफड़ा हो जाता है प्रभावित। अब हम लोग बात करें कि हम लोग जो सांस लेते हैं एक बार में कितना ml गैस को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम लोग नॉर्मली, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो हम लोग कितना ml गैस को अभी सांस ले रहे हैं, तो हम लोग इस समय 500 ml को सांस ले रहे हैं। आप 500 ml जो हवा है उसको हम लोग गैस को अंदर खींच रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि सांस को इस तरीके से ले, सीना जब फुलाया जाता है, आर्मी वालों का जब मेडिकल होता है तो उस टाइम जब सीना फुलाना होता है तो उस समय वो कितना मैक्सिमम गैस को आप ले सकते हैं, अंदर खींच सकते हैं, तो
6,000 ml यानी कि लगभग 6 लीटर जो होता है, 6 लीटर सांस को वो एक बार में ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जहां आप 500 ले रहे थे, 6,000 लेंगे तो क्या होगा कि आपका शरीर तो फूलेगा ही फूलेगा, और वही सीना फूला के माप लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर 6-7 सेंटीमीटर वो क्या होता है, सीना फूल जाता है ऑक्सीजन हवा को ज्यादा मात्रा में खींचने के लिए खींचते हैं जब। तो अब वो हवा जब खींचेंगे तो कहाँ जाएगा, ये डायफ्राम है। डायफ्राम की जो कैपेसिटी है अधिकतम, वो 6,000 ml हवा लेने की कैपेसिटी है डायफ्राम की। तो ये डायफ्राम नीचे की ओर आएगा और इसमें आपका हवा आके सारा का सारा भर जाएगा। जब भरेगा तो ये फेफड़ा फूलेगा, यानी आपका सीना क्या होता है, फूल जाता है। फेफड़ा तो यही सीना पे ही होता है। तो जब आप ज्यादा हवा लेंगे तो डायफ्राम नीचे जाता है और इस पूरे फेफड़े में हवा भर जाता है और फेफड़ा फूल जाता है। और उसके बाद से जब छोड़ेंगे तो फिर डायफ्राम अपनी जगह पे आता है और हवा बाहर निकल जाएगा और फिर आपका सीना क्या होगा, पचक जाएगा। तो अब इस तरीके से हम आपको जो श्वसन तंत्र था उसके बारे में पूरा बता दिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल पे, जो जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।